हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्वागत नहीं करोगे क्या? स्वागत करता हूं मैं आपका, आप सबके अभ्यास बैच में। और हमारा है आज का डे 12 और 12वें दिन में हम बात करेंगे आज AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो सो कॉल्ड बहुत ही भारी टॉपिक है। सो कॉल्ड बहुत ही लंबा टॉपिक है सर, लंबा एस है। और बस यही बात होती है, राइट? सो गाइस, शुरू करें। शुरू करें। चलो, एकदम बढ़िया, शानदार। शुभी, सुजल, रश्मि, गर्विता, राहुल, सनी, सान्या, चंद्र, चक्रधर। ऑल राइट। और कौन कौन है? विकांक्षा, शुभी, शुभ, दीप। सर बहुत एंजाइटी हो रही है और ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं आ रहा। भाई थोड़ा चिल, रिलैक्स। दिमाग को ठंडा करना है। दिमाग को ठंडा नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। एक सेकंड ना, एक सेकंड। चैट क्यों नहीं दिख रही है? चलो शुरू करें। शुरू करते हैं सर। तो आज हमें क्या करना है सर? आज हमें करना है AS10। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो गाइस, AS10 में हम हमारे पास दो वीडियोस हैं। लॉजिकली हमारे पास 1.5 वीडियो है। पहले वीडियो में AS10 करवाया गया है, दूसरे वीडियो में AS10, और फिर इसका एक सेकंड पार्ट है। थोड़ा सा इसके अंदर कंसोलिडेशन भी है। तो बेसिकली AS10 ओवरऑल। ठीक है। सो इन दोनों वीडियोस में AS10 का कंटेंट ज्यादा है। तो मुझे बताओ, देख के आए हो तुम कि नहीं देख के आए हो? कॉन्सेप्ट बुक से देख के आए हो कि नहीं देख के आए हो? सर घबराहट हो रही है। अरे भाई, घबराहट हो रही है, इनो पी लो। सॉरी, मतलब मतलब यार, अगर डर में पढ़ोगे ना तो पढ़ाई नहीं होगी। ये बात समझ लो मेरी बात। अगर डर में पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। अगर खुशी से पढ़ोगे तो पढ़ाई हो भी जाएगी, पास भी हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। पर अगर डर में रहोगे तो ना पढ़ाई होगी और ये घबराहट होगी अलग से। हाँ, जल्दी बताओ, ये AS10 के लेक्चर्स देख के आयो कि नहीं? एक नालायक बच्चा बोल रहा है नो सर। दूसरा भी बोल रहा है नो सर, नहीं देखे सर मैंने, सॉरी। अच्छा सर, अटेंडिंग योर लाइव सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मोस्ट वेलकम। गार्विता, आपका स्वागत करता हूं मैं इस सेशन में। आई होप आपको सेशन ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके जाओगी। यही होगा, और क्या कर सकते हैं। बाकी ये जो नालायक बच्चे हैं इनको तो लाइक भी लगता है, पर ये लाइक नहीं करते नालायक लोग। हाँ, इनसे कौन ही कहेगा, इनसे कौन, इनसे बोलने वाला कौन है? चलो शुरू करते हैं। AS10 शुरू करें। देखो, AS10 का ऐसा है, मैं 2 मिनट आप लोगों को बता दूं। अगर आपको एक रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन चाहिए AS10 का, तो मैं अभी क्विक रिवीजन नहीं देने वाला क्योंकि AS10 सच में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो क्विक रिवीजन देना इतना आसान नहीं है। क्विक रिवीजन देना आसान नहीं है। बट वॉट आई कैन डू फॉर यू, ये देखो, एंड वाई आई, वॉट आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू इज दिस वीडियो। दिस फर्स्ट वीडियो AS10 PP इन 20 मिनट्स। 23.18 लिखा है स्पीड में, देखो ये 20 मिनट्स में हो जाएगा। बाकी रैपिड रिवीजन का वीडियो तो है ही सही। अभ्यास बैच अभी अपना चल ही रहा है। ठीक है। सो AS, ये वाला वीडियो देखो, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको कसम से बोल रहा हूं। ठीक है, कसम से बोल रहा हूं, आपका पूरा पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू गर्विता, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा। मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलो तो शुरू करें।
शुरू करें? शुरू करते हैं सर। अभ्यास बैच का डे 12 AS10 के क्वेश्चंस। जो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि हमारे आरआर में हमने कवर किए हैं वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, वो मुझे बता दीजिएगा। चलिए चलिए, सबसे पहले लाइक ठोको और मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 73, एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स, एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स with a book value of rupees 13 lakhs, with a book value of rupees 13 lakhs and a fair value of 13.25 तो मेरे को एक्सचेंज के केस में क्या याद आ रहा है? मेरे को एक्सचेंज के केस में याद आ रहा है कि जब आप एक्सचेंज ऑफ पीपी करते हो, ठीक है ना, असेट खरीदते हो एक्सचेंज में, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी कहा गया है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। अब अगर असेट्स एक से ज्यादा है तो सबकी फेयर वैल्यू मिला के। सेकेंड प्रायोरिटी कहा गया है फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स रिसीव्ड, असेट्स रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। और थर्ड बोला गया है कि अगर फेयर वैल्यूज ना दी हो, इफ फेयर वैल्यूज नॉट रिलायबल, अगर फेयर वैल्यूज रिलायबल ना हो तो फिर क्या करते हो? अगर फेयर वैल्यूज रिलायबल ना हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन। और ये एक और केस में एप्लीकेबल होता है कि अगर अगर ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल। सर ये क्या होता है? मैं और तुम एक दूसरे से अपनी अपनी असेट एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं और तुम एक दूसरे से अपनी अपनी असेट एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसमें ना मेरा कोई बेनिफिट है ना मेरा कोई नुकसान है, ना तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना तुम्हारा कोई नुकसान है। हम जो असेट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं वो यूं समझो कि सेम टाइप की असेट है, तुम्हारे लिए मेरी वाली असेट सूट करती है और तुम्हारी असेट मेरे लिए सूट करती है, बस एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा नुकसान नहीं हो रहा है, तो इट इज लैक्स द कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब ना मैं प्रॉफिट मोटिव देख पा रहा हूं, ना मैं तुमसे कोई प्रॉफिट कमाना चाहता हूं एक्सचेंज में, ना तुम मुझसे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो भी आप कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन पे असेट को रिकॉर्ड करते हो। यही पढ़ा था हमने, बोलो जी, यही पढ़ा था हमने, जब हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव ना हो, ठीक है। तो बस, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, हमने अपनी कार एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स विद अ बुक वैल्यू 13 लाख, हमारे पास कार एक्स है जिसकी वैल्यू 13 लाख है और कार उसकी फेयर वैल्यू 1325 है। याद रखना एक चीज, जब आप ऐसे केस में, जब आप इस वाले केस में असेट को रिकॉर्ड करते हो तो यहां पर एक गोल्डन रूल आपको आपके भाई ने समझाया था, वो ये था, गोल्डन रूल क्या था? गोल्डन रूल ये था, गोल्डन रूल क्या था कि डू नॉट recognize any profit ऑब्लिक लॉस। कोई भी प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं जब तुम कैरिंग अमाउंट पे ही असेट को रिकॉर्ड करोगे। बैलेंसिंग फिगर वुड बी असेट एक्वायर्ड, असेट एक्वायर्ड, बैलेंसिंग फिगर वुड बी असेट एक्वायर्ड, ये मैंने बताया था, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास कार है, बुक वैल्यू 13 और फेयर वैल्यू 1325, और हम अपनी कार दे रहे हैं, हम अपनी कार दे रहे हैं कितने के बदले में? फॉर कैश ऑफ 15 एंड कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 1310। द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, लिख दिया, मतलब कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज, इट इज in the same position as it was before the transition. What will be the measurement cost of the asset received? ऐसे केस में आप क्या करोगे? अगर कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है तो ऐसे केस में जो हमारे पास कार वाई आ रहा है वो सेम कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। तो उसके लिए मैंने गोल्डन रूल समझाया आपको, बुक वैल्यू। तो कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा? क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, इसकी जर्नल एंट्री करके बताऊंगा मैं आपको, जर्नल एंट्री करके बताऊंगा। तो यहां पर ऐसा होगा, कार वाई अकाउंट डेबिट, कार वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है,
कार वाई अकाउंट डेबिट, यहां तुम गोल्डन रूल ये है कि यहां तुम इसको बैलेंसिंग फिगर रखो, ठीक है ना? क्यों? बिकॉज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो गोल्डन रूल ये रखो कि कार वाई को तुम बैलेंसिंग फिगर पे रखोगे। और तुम्हें क्या मिला है? कैश अकाउंट डेबिट, कितना कितना 15,000 टू कार एक्स, बुक वैल्यू कितनी 13 लाख, गई ये 13 लाख में। तो अब अगर कैश नहीं होता तो मैं 13 लाख पे रिकॉर्ड करता, पर कैश है तो मैं बैलेंसिंग फिगर पे रिकॉर्ड करूंगा, दैट इज 1285 बैलेंसिंग फिगर। तो गोल्डन रूल ये है कि तुम प्रॉफिट लॉस बुक मत करो, प्रॉफिट लॉस तुम्हें बुक नहीं करना है। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, आया मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, डन है कि नहीं? इसमें आपको और कोई डाउट पूछना है क्या? इसमें आपको और कोई डाउट पूछना है क्या? सर हम आंसर राइटिंग फ्रेम कैसे करेंगे इसके अंदर? सर आंसर राइटिंग फ्रेम कैसे करेंगे? तो ले लो आंसर राइटिंग प्रोविजन, व्हेन पीपीई। अब नालायक को, तुम्हारे लिए अगर मैं लिख रहा हूं तो अपने लिए भी लिखो। व्हेन पीपीई इज एक्वायर्ड in exchange of any other asset and this transaction, कोई फेयर वैल्यू वेयर वैल्यू ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है ना लैक कमर्शियल सब्सटेंस, उसी पे अटैक करो। दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, लिख रहे हो कि नहीं? कौन कौन बच्चा लिख रहा है? मैं नाम लूंगा उनका, ठीक है? दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, देन acquired PPE shall be recognized at carrying amount of PPE given, carrying amount of PPE given। जी सर, नहीं सर, चक्रधर नहीं लिख रहा, आदित्य नहीं लिख रहा, स्वयं अग्रवाल नहीं लिख रहा, अक्षरा नहीं, चक्रधर वापस बोल रहा है लिख रहा हूं, साइना शेख, मी, पूनम, आदित्य, राहुल, नरगिस, परवीन, शुभी, विकांक्षा, प्रियंका, निकुंज, सनी, बाकी सब नलायक, ठीक है? कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी गिवन, ठीक है? हेयर एक्सचेंज गेन लॉस is not recognized, so cost of car Y is equal to 13 lakh minus 15,000 cash received, ठीक है? ठीक है, 1285। स्वयं अग्रवाल लिख रहा हूं सर, अंकिता, मी, सृष्टि, ओके, विक्की, यस, ओके, गर्विता, यस, शुभी, नो, कई और कंटेंट में था, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। अच्छा ठीक है, फिर आप यहां बता दोगे जर्नल एंट्री। यार देखो अभ्यास बैच है, अब अभ्यास बैच में भी मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कशन करूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, तो क्या सेंस रह जाएगा? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये मेरा अभ्यास बैच तुम बिना प्रैक्टिस के करके जाओगे, कर लोगे, तो क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा? मेरे को तो नहीं लगता, मैं खुद ही कह रहा हूं, मेरे को तो नहीं लगता। तो यहां पर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब लिखना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और नालायको, तुम लोग इतने नालायक हो, मैं सच्ची बता रहा हूं कसम से, 12वां लेक्चर चल रहा है, 12th डे है, अभी तक मेरे को किसी ने, हाँ किसी ने मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि यहां लिखा होता है, किसी ने मेरे को फीडबैक नहीं दिया अभ्यास बैच का।
नहीं देंगे सर, हमारी मर्जी। किसी ने फीडबैक नहीं दिया मेरे को। कार वाई डेबिट 1285, कैश अकाउंट डेबिट 15,000। मेरे को किसी ने फीडबैक नहीं दिया। ऐसे यार, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं यहां पर कि उनके पास फीडबैक दिखने का 5 मिनट का टाइम नहीं है उनके पास। बताओ जी। कार एक्स अकाउंट। सर फीडबैक नहीं दिया क्योंकि लेक्चर अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा है क्या? आज देंगे, आज पक्का फीडबैक दूंगी। सर नंबर दिखाओ ना फिर से। अरे बेटा, ये नंबर है, कितना प्यारा नंबर है, देखो कितना प्यारा नंबर है। हाँ, मस्ट डू क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया क्या? चलो वहां नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी नंबर नहीं दिया क्या? इसमें भी नंबर नहीं दिया, कोई बात नहीं। पर यहां कितना प्यारा नंबर है मेरा। हाँ, सेव कर लो, फीडबैक दे दो। थोड़ा सा इंस्टा विंस्टा चलाते हो तो वहां मेरे को टैग वूग कर लो। हाँ, अभ्यास बैच देखते देखते हुए यहां पर देखो, ऐसे मैं खड़ा हूं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे खड़ा हूं, और तुम बढ़िया मेरी ना स्क्रीनशॉट निकाल लिया और फिर तुमने इंस्टा पे डाल दिया, कुछ ऐसा कर लिया। नालायक लोग कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो 73 हो गया। किसी बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था अभी, 74 आरआर में था। आरआर में था 74। 74, जल्दी बताओ। सर मैंने डाउट पूछा है, अभी तक नो रिप्लाई। क्या बात कर रही हो अंकिता दीदी, क्या बात कर रही हो? नाम से पूछा है कि नहीं पूछा है? जल्दी बोलो। हाँ, 74 75 दोनों भी थे आरआर में, ठीक है, तो ये आरआर में था 74। अबे 75 आरआर में था क्या? क्या बात कर रहे हो? 75 आरआर में? भाई मैं बोल रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, 75 मत छोड़ना। 75 LDR, लास्ट डे बिफोर एग्जाम। भाई ये बहुत जरूरी है, देख के जाना। कसम खा लो अभी, कसम, हिंदी में भी कसम। एग्जाम वाले दिन देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, कर लिया ना ये क्वेश्चन, मैंने आरआर में करवाया ना अच्छे से। अच्छा, इसमें कोई डाउट है क्या? चलो मुझसे डाउट पूछो, इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है क्या? मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूं, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? बोलो। एक नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। अरे सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये तो भाई इसका अलग ही लेवल है। ठीक है, तो 75 डन गाइस, पक्का ना? अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूं, मानोगे? आपको एक बात बोलूं, मानोगे? जल्दी बोलो, मानोगे कि नहीं? जल्दी बोलो, मानोगे कि नहीं? अच्छा, उस नंबर पे नहीं है अंकिता, मुझे डाउट वाला वापस कर देना और अपने नाम के साथ कर लेना। चलो, मैं एक काम करता हूं, एक एक आज एक नया टेस्ट करते हैं तुम लोगों का, ठीक है ना? एक नया टेस्ट करते हैं। मैं इन सब के फिगर्स चेंज करता हूं, तो तुम्हारे लिए ये नया क्वेश्चन हो जाएगा। फिर तुम ट्राई करोगे?
जल्दी बताओ। अगर मैं तुम्हें इनके फिगर्स अभी के अभी सामने चेंज करके दूं, फिर तुम इनको ट्राई करोगे कि नहीं, बताओ। अरे इसीलिए क्योंकि यार सेम क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें मोटिवेशन ना आए वापस से ट्राई करने का, पर अगर मैंने फिगर बदल दिए तो फॉर्मेट के साथ ट्राई करोगे कि नहीं। मैं सच्ची बोल रहा हूं, अगर तुमने फॉर्मेट के साथ इस क्वेश्चन को डिफरेंट फिगर से ट्राई किया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस AS10 में 7वें आसमान पर होगा। बोलो, ट्राई करोगे कि नहीं। देखो अब रिप्लाई आना बंद, अरे ये क्या बोल रहा है। नहीं, ये मेरे को रिप्लाई मेरे दिख नहीं रहे हैं। अरे यार, हाँ करोगे, चलो सुनो। कॉस्ट ऑफ द प्लांट, बेटा ये 30 लाख की जगह कर दो 50 lakhs। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट 3 lakhs। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 450। कंसल्टेंट फीस फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट 80,000। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर अगेंस्ट डेफर्ड क्रेडिट 150। एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट 120। प्रेजेंट वैल्यू 50। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ये उतना ही है, ये उतना ही है, ये टिक लगा लिया, उतना ही है क्योंकि वैसे किसी के भी काम का नहीं है ये। द कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर, the company identified motor installed in the plant as a separate component and a cost of 5 lakh purchase price and other costs were allocated to them proportionately। तो इसको कर दो 12 लाख, इसको कर दो 12 lakhs, इसको कर दो 12 lakh। कंपनी एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एंड दोज of the motor as 10 years and 6 years respectively, and SLM method of depreciation is used। At the end of year 4, company replaced the motor installed in the plant at a cost of, अच्छा ये मोटर ही था ना, कंपनी आइडेंटिफाई मोटर इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एज अ सेपरेट कंपोनेंट, और ये 12 लाख का, ठीक है। तो मोटर को रिप्लेस कर रहा है, यहां 66 लाख की जगह 15 lakhs कर दो, 15 लाख कर दो। एंड एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ न्यू मोटर टू be 5 year। Also the company revalued its entire class of fixed asset at a year end of 4 year। The revalued amount of plant as a whole 25 बोल रहा है ना, इसको कर दो 40 lakhs, इसको कर दो 40 lakhs, 40 lakhs। At the end of year 8, the company decided to retire the plant from active use and also dispose the plant as a whole 6 लाख है ना, तो एज अ होल ये डिसाइड किया इसने 18 lakhs में बेचने का। देयर इज नो चेंज इन द डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ द अबाउट ट्रांजिशन। बोलो, कर लोगे, खुद से करना है प्रॉपर स्टेप्स के अकॉर्डिंग, सही तरीके से स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर लोगे ना, वादा करो। चलो जेंटलमैन प्रॉमिस करो मेरे को, जेंटलमैन प्रॉमिस करो, जेंटलमैन में वुमन भी आ जाती है, ठीक है ना। हाँ तो जेंटलमैन प्रॉमिस करो ऐसे करके कि हाँ सर जेंटलमैन प्रॉमिस हम करेंगे। जेंटलमैन प्रॉमिस हम करेंगे सर। अच्छा, किसी को अगर फॉर्मेट में दिक्कत आए तो भी सॉल्व करना अपने हिसाब से, फॉर्मेट आ जाएगा बाद में अगली बार, पर सॉल्व जरूर करना। जेंटलमैन प्रॉमिस, ओके। चलो देखते हैं, अगली क्लास में पूछूंगा तुम लोगों से। और ऐसे नहीं कि ना एक काम करता हूं, ये करने से पहले ना पहले फॉर्मेट देख लेता हूं, हाँ अच्छा ऐसे किया, ओके अच्छा ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, पहले पुराने वाले फिगर से करके देखता हूं। अबे नालायक, थोड़ा तो शर्म कर, ठीक है। चलो कोशिश कर, अगर सॉल्व करके मेरे को नंबर पे भेजोगे भेज देना, कोशिश करके रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है ना। सबका रिप्लाई शायद ना कर पाऊं, अब इतने सारे बच्चे भेजेंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। चलो कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, पक्का।
पर हो सकता है शायद सारे बच्चों को रिप्लाई ना कर पाऊं। आंसर मैं मैच करवा दूंगा। अभी मुझे बोलो 76 डन हुआ क्या? अरे यार ये ब्रेकडाउन वाला भी हो गया क्या? ये ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट, जिसका आपको कंपोनेंट अलग से रिप्लेस करना पड़ रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट, ये किया है क्या? ये ले लो स्क्रीनशॉट नलायक, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 76 का क्या है, आरआर में हो गया है? 76 नहीं था सर, 76 भी आरआर था सर। अब देखो दो अलग अलग बच्चे अलग अलग बात कर रहे हैं। चक्रधर बोल रहा है नहीं था, और दीदी बोल रही है था। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं इस दीदी को और चक्रधर को? करवाना है क्या, करवाना है क्या? था 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 था। ठीक है, 77, 77 नहीं था। प्रीत लिमिटेड इंटेंड्स टू सेटअप अ स्टील प्लांट फॉर विच इट हैज एक्वायर्ड अ डिलापि, क्या बोल रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ है। जो भी है, जो भी लिया यार उसने, हैविंग एन एरिया ऑफ 5000 acres at a cost of 60,000 per acre. Preet Limited has incurred 1.1 crore on demolishing the old factory building thereon. ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे, a sum of 63 lakhs including 5% GST thereon was realized from the sale of material salvaged from the site. Demolish किया तो कुछ मटेरियल बेच दिया। Preet Limited incurred in stamp duty and registration charges of 7% of the land value. ठीक है, paid legal and consultancy charge of 8 lakh for the land acquisition and incurred 121 the title guarantee insurance. Compute the value of the land acquired. land कितने का होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे जब आंसर करने होते हैं ना, तो थोड़ा सा आप अगर प्रोविजन लिखोगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, थोड़ा सा प्रोविजन लिखना जरूरी है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, एस पर AS10 PPE, कॉस्ट ऑफ PPE शेल, शेल कवर, कवर पहला परचेज प्राइस, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन, देखो अपना रिवाइज ही हो रहा है एक तरीके से, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दूसरा, दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, लिख रहे हो ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द PPE, bringing the PPE to its current location and condition, to its current location and condition, to its current location and condition। PPE को उसकी करंट लोकेशन, कंडीशन, जहां से वो यूज हो सकती है, जहां, अब ये मत लिख के ना लाइक, जहां से उसको यूज किया जा सके, एग्जाम में मत लिखना ऐसे, जहां से उसको यूज किया जा सके, उस लोकेशन, उस कंडीशन तक पहुंचाने का खर्चा। एंड PC DAC DC प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ
डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग और डीकमीशनिंग, डीकमीशनिंग एंड अदर लाइबिलिटीज। पीपी को जब हम डिसमेंटल डीकमीशनिंग करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये आपका प्रोविजन हो गया। अब मोर स्पेसिफिकली देख लो कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। जैसे 5,000 एकड़ का लैंड खरीदा 60,000 रुपीज पर एकड़ में, तो 60,000 इंटू 5 ये आएगा। प्रीत ने इनकर किए 1.1 करोड़ ऑन डेमोलिशिंग द ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग देयर ऑन, तो ये भी आपका पैसा खर्च हुआ, डेमोलिशन के ऊपर खर्च हुआ। तो सर ये जो डेमोलिशन पे खर्च हुआ ये कहां आएगा, ये बेटा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आएगा। ठीक है, ये सर डीकमीशनिंग, अरे डीकमीशनिंग होता है जो फ्यूचर में तू अभी जो पीपी बना रहा है उसको फ्यूचर में तू डिमोलिश करेगा, ये तो अभी करंट पुरानी वाली बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद 63,000 रिकवर हो गए तो नेट कॉस्ट आपकी आ जाएगी। फिर स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल आएगी 7%। फिर उसके बाद लीगल चार्जेस 8 लाख बिल्कुल आएगा। 1.5 गारंटी इंश्योरेंस ये भी आएगा, एक्विजिशन के टाइम पर खरीदा गया तो ये भी आपका आएगा। तो आइए सब आएगा, आ जाओ। तो यहां पर अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। सबसे पहले परचेज 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 कॉस्ट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000। ओ माय गॉड, रुपीज इन किस में लिखूं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000। ठीक है ना, तो रुपीज इन थाउजेंड्स लिखूं क्या, डिवाइडेड बाय लैक्स, रुपीज इन लैक्स लिख लेते हैं 3,000, तो ये लिख लेते हैं रुपीज इन लैक्स। ठीक है, उसके बाद 1.1 करोड़ डिमोलिशिंग द ओल्ड फैक्ट्री, सम ऑफ 63 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी वर रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ मटेरियल सैल्वेज। अब 5% जीएसटी हटा दो, बिकॉज 5% जीएसटी तो आपको रिकवर हो जाएगा ना, वो तो आपका बेसिकली रिकवरी है। आपको 5% जीएसटी लगा के तो रिकवरी है, वो तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा सरकार को। तो प्लस हम यहां बोलेंगे डायरेक्टली, लॉजिकली ना, एक सेकेंड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से पहले एक सेकेंड, 7% लैंड वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी, तो यहां पर प्लस करो स्टैम्प ड्यूटी एट द रेट ऑफ 7%, 210। फिर उसके बाद लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्ज 8 लाख, ये तो ठीक है, लीगल कंसल्टेंसी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वगैरह वगैरह। अब आप करोगे प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो डेमोलिशन 110 लैक्स, 110 लैक्स, 63 लाख, 5% जीएसटी हटाना पड़ेगा, -63 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, ये हटाना पड़ेगा, तो 60 हटाना पड़ेगा, तो ये आ गई 50। ठीक है, डिमोलिशन कॉस्ट। चलो उसके बाद कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी 8 लैक्स, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनकर्ड 125 टाइटल गारंटी, गारंटी इंश्योरेंस 1.25, गारंटी इंश्योरेंस 1.25। ठीक है, डन। चलिए कितना आया, आ गया आपका सबका। थ्री टू सिक्स नाइन पॉइंट टू फाइव, 3269.25। 3269.25। ठीक है,
भाई 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 आदित्य, थैंक यू सो मच। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये स्क्रीनशॉट लेके रख लूं। थैंक यू सो मच सर। जीएसटी एलिमेंट बताना। देखो बेटा, ऐसा है कि तुमने बिल्डिंग को डेमोलिश किया, उसका खर्चा आया 110 का। डेमोलिश करके जो मटेरियल निकला ना, वो जो मलबा बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता वो बाकी लैंग्वेजेस में क्या क्या बोलते हैं, मलबा। वो मलबा बेचने पर 63 लाख रुपीज रिकवर हो गए। जो मैंने 63 लाख रुपीज रिकवर किए ना, वो इंक्लूडिंग जीएसटी रिकवर किए। तो 5% का तो जीएसटी इसमें शामिल है, जो मुझे सरकार को पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। वो काट पीट के बाकी मेरे को रिकवर हुआ ना, क्योंकि 5% तो जीएसटी जो मुझे रिकवर हुआ मेरा है ही नहीं, वो मेरी इनकम है ही नहीं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो यहां पर वो मैं हटा दूंगा। इसीलिए तो 63 लाख के अंदर जीएसटी शामिल है। क्या बोल रहा है? इंक्लूडिंग 5% जीएसटी। तो जो मलबा बेचा ना, उसमें मुझे 5% जीएसटी कलेक्ट होके मिला। तो 5% मेरे को वो जमा करना पड़ेगा सरकार को, वो मेरा नहीं है, तो वो हटाना पड़ेगा। बाकी मुझे नेट कितना मिला? 60। अगर तुम इसको करोगे ना, इसका कितना आएगा? 60। तो तुम्हें नेट नेट 60 मिला। 110 में से तुम्हारा 60 रिकवर हो गए, बाकी तुम्हारा खर्चा हो गया। ठीक है, बाकी तुम्हारा खर्चा हो गया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सर आपने चार्ट रिवाइज करते हुए बताया था कि लीगल एक्सपेंसेस वगैरह को एक्सक्लूड। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मिस इंटरप्रेट कर रही हो मुस्कान। मैंने ऐसे नहीं बोला होगा। लीगल एक्सपेंसेस तो बेटा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का खर्चा होता है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? वो किसी किसी रिस्पेक्ट में मैंने कुछ बात की होगी। तुम ना किसी स्पेसिफिक चीज को जनरल चीज के साथ जोड़ रहे हो। यही गलत बात लगती है मुझे, बच्चों की ढंग से सुनते नहीं है और उसके बाद ऐसा बोलते हैं। अगर मुस्कान आपको ऐसा कुछ है तो आप मुझे वो वीडियो का क्लिप भेजो, और मैं देखूंगा कि भाई मैंने किस रिस्पेक्ट में बोला था। ठीक है, चलो 77 डन। आ जाइए, मुझे बताओ 78 हुआ है क्या? मुझे बताओ 78 हुआ है क्या? 78, 78 गाइस, 78। 78 बोलो जी। हाँ, स्टार्टअप वाला, यस। यस, अब देखो, ऋतुजा पाटिल बता रही है, मुस्कान दैट इज फॉर स्टार्टअप ओनली। यस, वेरी गुड ऋतुजा। वो स्टार्टअप के खर्चों में जो लीगल कॉस्ट होती है, स्टार्टअप के खर्चों में, यार तुम असेट खरीद रहे हो, वहां जो लीगल कॉस्ट होगी, तुम उसको ना स्टार्टअप से वो कर रहे हो, और कुछ अता पता है नहीं। यही मैं कह रहा हूं, मुझे ना कुछ बच्चों का ना समझ नहीं आता, वो क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लिख के आते हैं। सुनते कुछ और है, सोचते कुछ और है, प्रोसेस कुछ और करते हैं, लिख के तो कचरा लिख के आते हैं कुछ बच्चे, नलायक। चलो, 78 नहीं हुआ ना? नो सर, नहीं हुआ था। चलो, 78 इन द बुक्स ऑफ टॉप मेकर लिमिटेड, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 22 इज 56,30,000। तो 1 अप्रैल को 56,30,000। ऑन स्क्रूटनी इट वॉज फाउंड दैट परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज 2112 was included in the purchase of goods on 1 June 22। अच्छा, मशीन परचेज किया था हमने करंट ईयर में 2112 का, पर वो गलती से हमने उसको परचेज ऑफ गुड्स मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। ठीक है। 30 जून को कंपनी डिस्पोज अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 960 एज ऑन अप्रैल फॉर रुपीज 825 इन द पार्ट एक्सचेंज ऑफ अ न्यू मशीन। नई मशीन को एक्सचेंज, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन अ पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1565। हमने एक मशीन बेची है 825 में, उसके बदले हमें एक दूसरी मशीन मिल गई। द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द डब्ल्यूडीवी ऑन प्लांट एंड मशीनरी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन चार्ज, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज। करें क्वेश्चन साथ में मिलकर, क्वेश्चन करें साथ में मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब पहले मेरे को ना वर्किंग नोट बना के दो, बनाने दो, वर्किंग नोट बनाने दो मेरे को अच्छे से। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, चलिए। सो
पहले पूरे प्रोसेस को समझना, ठीक है। ये टाइमलाइन को देखो, इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 56,30,000 का। इसके अकॉर्डिंग तुमने 1 जून को मशीन खरीदा है, $21,12 का 1 जून को खरीदा है। 30 जून को एक मशीन बेचा है, 30 जून को सेल जिसकी बुक वैल्यू 960 है, सेल किया है, बुक वैल्यू 960 1 अप्रैल के हिसाब से। तो हमें बुक वैल्यू 30 जून की चाहिए जो खाली हुई। कितने में बेचा है? 4,825। सेल वैल्यू 825 और यहीं पर आपने परचेज भी कर ली, एक नई मशीन परचेज कर ली 1565 की। डेप्रिसिएशन 10% होता है WDV पर, डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV, ठीक है। सबसे पहले वो बोल रहा है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है कि नहीं? चलो अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन अलग अलग असेट के हिसाब से चलो। सबसे पहले ओपनिंग पे अलग से चलो, परचेज पे अलग से चलो, सेल वाली पे अलग से चलो, परचेज वाली पे अलग से चलो। पर उसके पहले तुम ध्यान दो, यहां तुम एक बेवकूफी क्या कर सकते हो, जो असेट तुमने सेल की है वो तुम्हारे ओपनिंग का पहले से ही पार्ट होगी, याद रखना, ठीक है ना। तो ओपनिंग को अगर तुम निकाल रहे हो तो पहले तुम उसमें से ये वाली एसेट हटा दो पहली फुर्सत में। तो यहां पर हम बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस एक्सक्लूडिंग असेट सोल्ड ऑन 30 जून। तो बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5630। और जो असेट आपने बेची है उसकी बुक वैल्यू 1960 थी, 14 वाली। तो 5630 माइनस 960, 5630 माइनस 960, ये हो गया 46,70,000, ठीक है। तो इसके ऊपर हम निकालेंगे डेप्रीसिएशन फॉर 12 मंथ्स। डेप्रीसिएशन फॉर 12 मंथ्स, डेप्रीसिएशन फॉर 12 मंथ्स एट द रेट ऑफ 10% WDV, ठीक है। 4670 10%, तो ये हो जाएगा 4,67,000, 4,67,000, 4,67,000, 4,67,000, ठीक है। दूसरा असेट सोल्ड, जो असेट सेल किया है उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 960। अरे उसका ओपनिंग बैलेंस 960 था ना, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 3 मंथ्स का लगेगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स। करो 960 इंटू 10% इंटू 3/12,
24,000, 24,000। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? 24,000। ठीक है, फिर देखो तुमने 1 जून को असेट परचेज की, असेट परचेज्ड ऑन 1 जून 2112, गलती से तुमने उसको ट्रेडिंग में डाल दिया पर परचेज तो किया है ना, तो डेप्रीसिएशन फॉर 10 months, $176। फिर जो असेट तुमने एक्सचेंज में खरीदी 1565, असेट एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज, असेट एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज 1565, 1565। डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 months, 117,375। ठीक है, तो टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन कौन बताएगा? 784,375, 784,375, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो अभी क्या पूछ रहा है? बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 23। आते रुक जाओ, और प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब देखो, जो असेट आपने बेचा है उसकी बात कर लेते हैं, बिकॉज वो बिक गया तो वो हटेगा। ठीक है, तो अब आइए सेकंड, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च। तो देखो जी, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस कितना था? 56,30,000। ये ओपनिंग बैलेंस था, बोलो जी, ये ओपनिंग बैलेंस था। अब तुमने क्या क्या किया? 1 जून को खरीदा, ऐड करो, परचेज 2112। ठीक है, फिर 1 जून के बाद तुमने सेल किया, सेल, तो बुक वैल्यू कितनी आएगी? बुक वैल्यू कितनी आएगी? सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट जिसको तुम बुक वैल्यू से हटाओगे। तो 1 अप्रैल में बुक वैल्यू था 960, 960, इसमें से तुमने डेप्रिसिएशन लगाया 24,000, तो यहां तुम्हारी बुक वैल्यू आ गई 936, ये वाली
तो ये हो गई 936। ये असेट बुक वैल्यू पे जाएगी, बुक वैल्यू पे जाएगी। 30 जून को एक और असेट परचेज की 1565। परचेज ऑफ असेट 1565। ठीक है, अब देखो, ओपनिंग, परचेज, सेल किया, उसकी बुक वैल्यू माइनस, फिर परचेज। अब 31 मार्च, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना लगाया? 784,375। 784,375 करो, क्या आया? 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस। $56.30, 2112 माइनस 936 प्लस 1565 माइनस 784,375, 75,86,625। बोलिए, ये क्लोजिंग बैलेंस आया, आया कि नहीं? ठीक है, अब हम तीसरा निकालेंगे, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल एंड एक्सचेंज। गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल एंड एक्सचेंज। 30 जून को बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड, इट वॉज 936। सेल वैल्यू इट वॉज 825। 825 था ना? हाँ, 825। सो इट बिकम्स 111,000 लॉस ऑन सेल एंड एक्सचेंज। लॉस ऑन सेल एंड एक्सचेंज, इसकी एंट्री क्या हुई होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? जो असेट बेची, जो असेट खरीदी, तो असेट डेबिट 1565 टू असेट सोल्ड 936, टू असेट सोल्ड 936। ठीक है, उसके बाद लॉस डेबिट, लॉस डेबिट 111,000 टू बैंक 1565 111,000 माइनस 936। 740 का पेमेंट हुआ होगा, 740 का पेमेंट हुआ होगा। सर ये 740 का समझ नहीं आया। सिंपल है बेटा, मैं आपको बताऊं, देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये छोड़ दो, हटाओ, इसकी सिंपल एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? तो तुम इसकी एंट्री क्या करोगे? बैंक 825 लॉस 111,000 टू असेट 936, ये एंट्री करोगे। फिर तुमने अलग से ये एंट्री ये असेट खरीदी, तो इसकी एंट्री क्या करोगे? असेट टू बैंक 1565 1565। अब मुझे बता, बैंक में तेरा पैसा आया कितना? 825। बैंक से तेरा पैसा गया कितना? 1565। तो तू नेट ही देखा ना 740, बिकॉज 825 और 1565 का नेट आउट करेगा तो 740 आएगा। बोल बेटा, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? 784
375, ठीक है। 75, 86, 625, 75, 86, 625, ठीक है। और लॉस ऑन एक्सचेंज 111, ये 111, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से ये तीन चीजें पूछ रहा था, बुक वैल्यू भी मिल गया, प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज भी मिल गया। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं? मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने तुम्हें बदल के दिया, उसके फिगर्स वो तुम्हें करना है। अगली क्लास में मैं एक बार मैच करवा दूंगा आंसर, और क्या, मैं अगली क्लास में आंसर मैच करवा दूंगा, चलेगा? बोलो बच्चों, चलेगा? मैं आपको फिर से बोल दूं, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट को मान लो प्लीज। सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, मेरी रिक्वेस्ट को मानो, प्लीज मानो, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। बट आप ये AS10 का खतरनाक रिवीजन कर लोगे, ठीक है ना? बिकॉज ये जो AS रिवीजन का मैं रिवीजन कर बोल रहा हूं ना, ये जो मैं AS रिवीजन बोल रहा हूं ना, इसके लिए ना मैंने इसमें बहुत सारी चीजें कवर की हैं जो मेरे चार्ट बुक में नहीं भी लिखी हुई थी, मैंने वो सब लिख लिख के उसको कवर किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी कवर की है जो चार्ट बुक के अंदर नहीं लिखी थी, पर वो भी लिखी हुई है, ठीक है। सर AS10 में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ज्यादा क्वेश्चंस करो। AS10 में लॉजिकली कितने क्वेश्चंस हैं सर? अगर मैं अपनी ट्रम बुक निकालूं, अगर मैं अपनी ट्रम बुक निकालूं तो AS10 में 13 और 21, 13 और 21, 34 क्वेश्चन है डियर। यार एक बात बताओ, एक इंसान जो 34 क्वेश्चंस ढंग से लगाएगा, अरे मैं तो कहता हूं 34 में से 25 क्वेश्चंस भी लगाएगा, बाकी तो रिपीट हो रहे होंगे, यार कौन होगा बेवकूफ जिसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, मुझे बताओ। पर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इतना मेहनत नहीं करने का है, शॉर्टकट चाहिए। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा भाई? कंसोलिडेशन में प्रॉफिट लॉस करवा दीजिए, बिल्कुल। तो भाई ये सिचुएशन सबके साथ हो सकती है। किसी का AS10 अच्छा नहीं है, किसी का AS22 अच्छा नहीं है, किसी का AS20 अच्छा नहीं है। क्या करने का है तुम लोगों को? तुम लोगों को सारे क्वेश्चन निपटाने। अच्छा, मैं आज आपके साथ एक छोटी सी बात करता हूं, ठीक है ना? मैं आज आपके साथ एक छोटी सी बात करता हूं। कल यही हुआ, कल एक बच्चे का फोन आया, ध्यान से प्लीज, अगर जा रहे हो तो पहले सुन के जाना, बहुत जरूरी है। कल एक बच्चे का फोन आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम तो मैं भी भूल गया हूं वैसे। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कि क्या क्या किया है? सर आपके लेक्चर्स पूरे देख लिए। मैंने ओके बेटा, प्रैक्टिस किया? हाँ सर, क्या हो रहा है ना, मैं आपके लेक्चर्स के साथ साथ कर रही हूं तो मेरे को आ रहा है, पर लेक्चर्स के बिना जब ट्राई कर रही हूं ना तो सर कुछ नहीं आ रहा है। मैंने अभ्यास बैच में हो गया, बोला सर मैं अभ्यास बैच भी देख रही हूँ, रैपिड रिवीजन भी देखा है, जितनी देर आपके साथ लेक्चर में होता है ना मेरे को वो सब समझता है, ठीक है। पर इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन ट्राई करती हूँ तो मेरे को आता नहीं है सर, ठीक है। तो सर मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जबकि मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। सर मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। मुद्दे की बात यह है कि यहां अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसा सोच रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, मैं आपके साथ वीडियो देखता हूं तो मेरे को सब समझ में आता है, पर आपको छोड़कर मतलब वीडियो बंद करके मैं अपना कर रहा हूं, कर रही हूं तो नहीं आ रहा है, तो आप एक बहुत बड़े मिथ में जी रहे हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आप एक और मिथ में जी रहे हो कि आप जितनी बार आप अगर रिवीजन लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना एक बात होती है और उस कॉन्सेप्ट, समझे हुए कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन ट्राई करना एक बात होती है। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा एक राज ओपन करने को खोलने वाला हूं। तुम मुझे मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं, ठीक है ना, मैं तो टीचर हूं, मैं तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं। AS तो मेरे रगों रगों में घूमता है, AS में तो यार अपन तो बहुत कुछ कर लेते हैं।
तुम जानते हो मैं उसके बावजूद जब मैं पढ़ाने आता हूं ना अपनी रेगुलर क्लास में, तो मैं पहले प्रिपेयर होके आता हूं। पहले मैं क्वेश्चंस को देख के आता हूं, भले वो क्वेश्चंस मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार पहले लगाए होंगे, मैं वो प्रिपेयर करके आता हूं। क्यों? ताकि मैं क्लास में एक अच्छे फ्लो में करवा सकूं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं ये बोलना शुरू करा, अरे मेरे तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, मेरे से तो कोई भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नहीं होता है ऐसा। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना इज अ वन थिंग, बट दैट इज कंप्लीटली नॉट एक्चुअली रेलेवेंट फॉर प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप गलतियां नहीं करोगे तो उनको सुधारोगे नहीं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि रिवीजन लेक्चर देख के सब समझ में आता है, अब एक गधे थोड़ी हो जो समझ में नहीं आएगा। समझ में तो एक छोटे बच्चे को भी आ सकता है। अगर मैं किसी 10th क्लास के रैंकर को बिठा दूं ना मेरी क्लास में, उसको भी समझ में आ जाएगा, मैं कसम से बोल रहा हूं। अगर कोई 10th 11th क्लास का अगर कोई रैंकर होगा ना, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो समझने को अगर तुम्हें लगता है कि अरे तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो तुम बहुत गलत तरीके से जी रहे हो इस दुनिया में। तुम्हें कोई समझाए पकड़ के कि भाई क्या क्या सोच में जी रहे हो, कौन से जमाने में जी रहे हो। जब तक तुम उसके 10 15 20 25 क्वेश्चन नहीं निपटाते, तब तक तुम्हारे दिमाग में उसका फॉर्मेटिंग रेडी नहीं होगा। चलो मोस्ट ऑफ द अब उसके बाद आते हैं पॉइंट पे कि सोल्यूशन मैंने उसको क्या दिया कि सर सोल्यूशन भी बताओ। मैंने उसको कहा कि देख तेरे को जिस एएस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और तेरे को लग रहा है कि मैं खुद से अकेले में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूं सर, तो मैं कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, मान लो एक एएस है जैसे 34 क्वेश्चंस है, अब 34 क्वेश्चंस में भी अपन कैटेगराइज कर सकते हैं कि यार ये 5 क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, ये ना कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है, इनका आंसर थ्योरी वालों को अलग कर देते हैं। तो ऐसे कैटेगराइजेशन कर लो। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो जो 5 क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, उन 5 क्वेश्चंस का यार फॉर्मेट तो एक ही होगा सॉल्व करने का, तो उन 5 क्वेश्चंस के फॉर्मेट का अपनी कॉपी में बना लो कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मुझे इस तरीके से करना है। मुझे जैसे ये क्वेश्चन हमने अभी किया कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करना है अलग अलग असेट के हिसाब से, फिर मुझे बुक वैल्यू करना है कि भाई ओपनिंग कितना था, ये कितना था। ऐसा फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेट जब बनाओगे तो तुम्हें उस फॉर्मेट को अप्लाई करके देखना है बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चंस में, तो बनेगा। और वो फॉर्मेट बनाओगे, जब वो फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करोगे तो दिमाग में चीजें रिटेन होंगी। पर तुम्हारे दिमाग में फॉर्मेट ही नहीं है। एएस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुमने अपने दिमाग के अंदर फॉर्मेट नहीं घुसाया है। और ये मैं कई सारे बच्चों को बोल चुका हूं, आज भी मैंने काउंसलिंग में बोला था कि हमारे सीए कोर्स की एक सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, कि हम कितने भी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, the irony of this course is you will get success based on your practice, based on your रट्टाफिकेशन। और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतना ज्यादा जल्दी तुम्हारा फायदा है, उतना फायदा है। हाँ मैं खुद ही कह रहा हूं कि यस कहीं कहीं कई बार तुम्हें फॉर्मेट्स की ही जरूरत पड़ेगी। जब तक भेजे में वो फॉर्मेट नहीं जाएगा तब तक लगेगा कि मैं कहां से शुरू करूं। मैं आपको बता दूं, ये वाले क्वेश्चन को ही देख लो, कई सारे बच्चों को अगर मैं खुद से बोलता करने को तो नहीं कर पाते, उनके मन में फॉर्मेट ही नहीं है कि हम कुछ शुरू कहां से करें। इस बात को तुम डेफिनेटली एग्री कर सकते हो मेरे साथ। तो तुम्हें क्या करना है, जहां जहां जो एएस में तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है उनके सारे क्वेश्चंस देखो, फिर उनकी अलग अलग कैटेगरी सेट करो। ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे, ये टाइप के क्वेश्चन अलग, ये टाइप के अलग। अब ये टाइप की जो कैटेगरी है, इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एनालाइज करो ऊपर से, फिर उनके फॉर्मेट लिखो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो स्टेप नंबर 1 मुझे ये करना है, और स्टेप में अगर कोई टेबल बन रहा है तो ये टेबल का फॉर्मेट, स्टेप 2 टेबल का फॉर्मेट, स्टेप 3 ये फॉर्मेट। फिर थ्योरी क्वेश्चन। अब थ्योरी क्वेश्चन मैंने देखे, थ्योरी के अच्छा थ्योरी क्वेश्चन को सारे एनालाइज किए, मैंने देखा यार इसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, लाइंस हैं जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उन लाइन को रट लो। सर कीवर्ड्स रटने नहीं, कीवर्ड्स नहीं रटने हैं, पूरी लाइन रटनी है।
ये भी कहीं ना कहीं आधी अधूरी वो हो जाएगी, समस्या हो जाएगी कि आप सिर्फ कीवर्ड रट रहे हो। क्योंकि कुछ बच्चों के लिए कीवर्ड रटने से काम हो जाएगा, पर मेरे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं, मैं अपने टाइम में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था भाई, मेरे को ना कीवर्ड रटने के बाद भी ना आंसर नहीं बनता था मुझसे, क्योंकि अपन साला ठहरे स्टेट बोर्ड के, भले इंग्लिश मीडियम था, ये बात सच्चाई है, भले हम इंग्लिश मीडियम से आए हैं, बट बात तो इतनी सी है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और हमारी इंग्लिश अच्छी अगर नहीं है तो कीवर्ड रटने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि कीवर्ड को भी अगर हम जब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम गोबर डाल के आएंगे उसमें, तो बेटर है कि हम पूरा स्टेटमेंट रट लें। क्या टाइम लगेगा रटने का? बात आ रही मेरी आपको समझ में कि नहीं? तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उनके आंसर को एनालाइज करो कि ऐसी कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, वो पूरी रट डालो, और उन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट का समरी बनाओ। समरी अपनी भाषा में, जो समरी नोट्स में तुम लोगों को बोलता हूं, अपनी भाषा में समरी बनाओ। और जब समरी बनाओगे तो वो बेजे में जाएगा तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है? हो सकता है मेरी इस बात को लेकर कुछ लोग ऑफेंड हो गए हो, बेटा मेरा इंटेंशन किसी को ऑफेंड करने का नहीं है, मेरा इंटेंशन क्लियर कट है, जो जिंदगी की सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो पहले। बहुत सारे बच्चे इस मिथ से गुजर रहे हैं कि उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, वो जब रिवीजन लेक्चर देखते हैं तो उनको लगता है ये तो आता है, हाँ ये तो आता है, और कुछ बच्चे तो रिप्लाई भी कर रहे हैं। ये उनका मिथ है कंप्लीट। उनसे एक क्वेश्चन करवा लो, उनसे लिखने को नहीं बनेगा, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, मतलब उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। सो दिस इज द थिंग, एंड इट इज कंप्लीटली नॉट अ शॉर्टकट स्ट्रेटेजी। ये एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी है, इट विल टेक द टाइम, बट ऐसा भी नहीं है कि तुम गए गुजरे हो। 27 एएस में से ऐसा भी नहीं कि 27 के 27 एएस में तुम्हारा डब्बा गोल है। 27 में से तुम्हारे 10 एएस ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारा डब्बा गोल है, 12 होंगे, 15 होंगे, तो उन 15 एएस पर मेहनत करो। उस 15 एएस में से भी एबीसी कैटेगरी के हिसाब से मेहनत करो, कि पहले ए कैटेगरी पर मेहनत कर लिया, फिर बी कैटेगरी पर थोड़ी सी मेहनत भले कम भी होगी तो चलेगा, सी कैटेगरी में नहीं भी होगी तो चलेगा। सो आई थिंक दिस विल हेल्प यू लॉट, बट अपने आप से झूठ मत बोलो कि हमारे कंसेप्ट क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, फाउंडेशन पास बच्चा भी अगर उसके एग्जाम, उसको बोला जाएगा ना कि इंटर के एग्जाम तेरे 1 महीने बाद है, भले उसने पढ़ाई नहीं की है, और अगर उसको बोला जाएगा कि इंटर के एग्जाम तेरे 1 महीने बाद है, वो भी हमारे यूट्यूब लेक्चर ना देखकर आराम से कॉन्सेप्ट समझ लेगा। यार इस दुनिया में ना, तुम जो बच्चे लोगों ना, तुम लोगों का दिमाग बहुत शार्प है, पर गलती क्या करते हो, तुम लोगों को चाहिए शॉर्टकट। तुम लोगों को भेजे में सब जाता है, पर भेजे के जब बाहर, भेजे से लेकर यहां से लेकर हाथ तक पहुंचने की जो राइटिंग आती है ना, वो बस तुम करने में कतराते हो। एक बार वो करके देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। आई बिलीव दिस विल हेल्प यू लॉट। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। और लाइक अगर नहीं किया है लेक्चर को तो प्लीज लाइक कर लो। हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है भाई? AS10 भी हम कर बैठे। हाँ जी, अब अगला टॉपिक है हमारा कंसोलिडेशन। तो मुझे बताओ कंसोलिडेशन का लेक्चर मैं कल लूं कि कल मैं तुम लोगों को एक गैप दूं? क्योंकि कंसोलिडेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं, और कंसोलिडेशन का मैं तुम्हें गैप दूं, क्या करूं ना क्या नहीं करूं, मुझे एक बार सोच के बता देना। थोड़ा सा मेरे को जल्दी अभी के अभी बता दो, या फिर क्या करना है जल्दी बता दो। हमारा जो RR का टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसके अंदर जो हमारा अकाउंट्स वाला सेक्शन है उसमें भी मुझे बता देना। ठीक है, फिर अपन कंसोलिडेशन को उस तरीके से निपटाएंगे। कंसोलिडेशन में सर चलो मैं मस्ट डू क्वेश्चंस में देख लेता हूं कंसोलिडेशन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हैं। कंसोलिडेशन में 10 क्वेश्चंस है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। ठीक है, गैप दे दो, कंटिन्यू, गैप गैप दे दो, करवा देना, डे आफ्टर नेक्स्ट डे। देखो मेरा ना बैच स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख को, मैं तुम लोगों को बताऊं तो 9 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी है अपना 6 तारीख, 7 तारीख। यार कर लेते हैं थोड़ा सा, कल थोड़ा सा कर लेते हैं 7 तारीख, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 या 9 में से मुझे एक दिन छुट्टी करनी पड़ सकती है। तो मैं कल का ना गैप क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूं। कल का लेक्चर देख लेते, जितना तुमसे हो पाए। तुम कंसोलिडेशन जितना करके आ सको कोशिश करो कि तुम पूरा कंप्लीट कर लो कंसोलिडेशन, फिर मैं तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है, चलो
थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और फीडबैक का याद रखना, इस लेक्चर को लाइक करना याद रखना, और जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया है ये वाला वीडियो तुम्हें देखना है वो भी देख लेना, ठीक है। बल्कि इसका भी तुम मुझे फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।